मंच को नमन बंधन और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों को नमन बंधन प्रणाम और हमारी बहनों को भी बंधन। गीत संग्रह के प्रकाशन में जो शीघ्रता और मुख पृष्ठ की जो सुंदरता श्री माधव जी ने इस पुस्तक में दर्शाई है, इसके लिए माधव जी को बहुत बहुत साधुवाद। और मेरी उपन्यास सत्तांशी श्री के कवर पे इसको जो सुंदरता दी है नवीन जी ने, इसके लिए आदरणीय नवीन जी को बहुत बहुत साधुवाद। उपन्यास कैसे लिखा जाता है, कैसे पठनीय बनाया जाए, इसके लिए पूरा श्रेय हमारे डॉक्टर अशोक शर्मा जी को जाता है। उनको कई बार मैंने अपनी कृति दिखाई और उन्होंने इसको बहुत सारा इस रूप में लाने का श्रेय आदरणीय डॉक्टर अशोक शर्मा जी को है। और इसमें जो व्याकरणीय या शब्द संयोजन या कहने चाहिए कि वो पंक्चुएशन कहते हैं जिसको, वो अभी आज बाहर नहीं है। आदरणीय विशेष सचिव पद से सेवानिवृत्त हुई सुधा शुक्ला जी ने उनको ठीक किया, उनको भी मैं वंदन करता हूँ। मान्यवर, आज यह आयोजन मैं खड़ा होने लायक इसलिए हुआ हूँ कि आदरणीय इंजीनियर सुनील कुमार वाजपेयी जी और माधव जी, हमारे नवीन शुक्ला नवीन जी और आवारा नवीन जी, इन्होंने अथक प्रयासों के बाद जो प्रदर्शन आपके सामने रखा है, जो चित्र आपके सामने रखा है, इसका श्रेय पूरी तरह से आप सभी लोगों को जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर में बैठा रहा, टेलीफोन से बात करता रहा और आप ही लोगों ने सब कुछ किया। और माधव जी तो पुत्रवत मेरे सामने आकर हर समस्या को सुलझाने में उन्होंने बड़ी सहायता की है। और वाणी वंदना से इस आयोजन को सजाया है आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी ने, उनके मधुर कंठ ने इस महफिल को सजाया है। मेरे आमंत्रण पर आप सभी लोग यहाँ पर पधारे और इस आयोजन को सफल किया। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का नाम को लेना संभव नहीं है, फिर भी जितनी भी संपूर्ण उपस्थिति है मैं सबको नमन बंदन और प्रणाम करता हूँ। इस आयोजन को सजाया सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर दिनेश पांडे जी ने और तबला वादक मनोज जी ने। दिनेश पांडे जी 30-35 साल से लखनऊ में कुमाऊनी रामलीला, शांति कुमाऊनी रामलीला पूरे शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। जितनी राग और राग होते हैं उसके पूरा जो है ज्ञान आदमी पांडे जी को है। और पांडे जी से मैंने निवेदन किया कि मेरे 1-2 गीत आप संगीतबद्ध करके अगर यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे तो बहुत सम्मान होगा। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के जो प्रस्तुति दी है उसके लिए मैं आप सभी का उनका बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। इसलिए कोरोना काल से काफी मैं असुरक्षित रहा, पारिवारिक रूप से भी, अपने स्वास्थ्य से भी, और परिवार में कई घटनाएं भी ऐसी हुई जिससे मैं आप लोगों से वंचित रहा, आप लोगों के सानिध्य से। मैं अपनी बात जल्दी आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। बचपन में 4वीं कक्षा में था मैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरे पूज्य पिताजी ने कहा कि एक इसको सुनाओ, जिसको नदी गौरव देश का निर्माण हो, वह नर नहीं नर निरा पशु और मृतक समान है। तब से लेके आज तक जो हमारे राष्ट्र वंदना मेरे चित्त में बैठी है, और राष्ट्र वंदना से देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम चाहे जैसे रहें, जिस तरह से भी रहें, अगर हमारा राष्ट्र अगर समृद्ध नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वही भावना फिर मैं धीरे धीरे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने विद्यालय में भाग लेता रहा। फिर लखनऊ आना हुआ, लखनऊ में सचिवालय में फिर मैं सेवारत हुआ। तो यहाँ एक मेरे साथी स्वर्गीय वंश बहादुर सिंह मिले मुझे। वो बहुत अच्छा गीत और गजल लिखते थे, लेकिन मैं लिखता नहीं था, खाली सुपर करता था। और जितने भी कार्यक्रम होते थे उनके गजलों को और गीतों को मैं गाता था। वो कहते थे दादा आप गाइए। तो
तो वहीं से धीरे धीरे मुझे एक जो अंदर कीड़ा था वो गीतों में परिवर्तित होने लगा। उसके बाद राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का गठन हुआ, जिसमें गौरी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर हमारे अवस्थी जी, अनंत प्रकाश तिवारी जी, विजय प्रकाश त्रिपाठी जी और आज सभी लोगों ने जो है मुझे इस लायक यहाँ पर खड़ा होने लायक बनाया। और उसके बाद मेरे गीतों का प्रथम संग्रह कल्पनाओं का सावन आदरणीय अवस्थी जी ने कहा कि इसको छपवाते क्यों नहीं? उन्होंने कहा इस लायक गीत है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप डॉक्टर सविता जी को दिखाओ, वो इसमें संशोधन करेंगे। तो डॉक्टर सविता जी के संशोधन से और उनसे जो प्रेरणा मिली वो पहला मेरा गीत संग्रह कल्पनाओं का सावन प्रकाशित हुआ। दूसरा दर्द लेखनी का आदरणीय डॉक्टर शिवभूषण कुंबले जी यहाँ पर बैठे हुए, आपने उसकी भूमिका लिखी। इस तरह से मेरी रचनाएं चलती रही और आज मैं आपके सामने 11वें 12वीं प्रस्तुति लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरे अंदर कोई न व्याकरण का ज्ञान है, न हिंदी का इनका ज्ञान है, न बहुत विद्वान हूँ, न बहुत पढ़ा लिखा हूँ। माँ ने जो दे दिया वो मैंने लिख लिया और स्वरबद्ध कर लिया और वही आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। और मैं ज़्यादा टाइम न लेके संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसे माँ के श्री चरणों में एक गीत समर्पित किया था आज सुबह से। माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो, माँ मुझ में कुछ तो ऐसा हो जो कहलाए मेरा परिचय। खिल जाए माँ मन मधुबन में, खिल जाए माँ मन मधुबन में। काव्य कला का कोई किस लय, काव्य कला का कोई किस लय। गौरवमय जीवन जीने को, गौरवमय जीवन जीने को कुछ तो हूँ प्रतिभाएं मुझ में, कुछ तो हूँ प्रतिभाएं मुझ में। अम्बे संचित कर दे नूतन, अम्बे संचित कर दे नूतन। सृजनात्मक आशाएं मुझ में, सृजनात्मक आशाएं मुझ में। कविताओं के हर अक्षर में, कविताओं के हर अक्षर में सद्भावों का कर दे। मिल जाए माँ, मिल जाए माँ, मिल जाए माँ मन मधुबन में। काव्य कला का कोई किस लय, काव्य कला का कोई किस लय। और मैं अपनी किसी के बारे में मेरे विद्वान आमंत्रित अतिथि बैठे हुए हैं वही प्रकाश डालेंगे। और मैंने जो सत्तान सी स्त्री जो सेना में जो हमारे वीर जवान होते हैं उनकी पत्नियां अपना घर कैसे चलाती हैं, कितनी कष्टों में चलाती हैं, तो देश के निर्माण में सुरक्षा में उनका भी उतना योगदान है जितना उनके पतियों का है। और दूसरा गीत संग्रह की प्रबोधि मेरे 200 गीतों में से मैंने छाप लेके जो 114 गीत आप उनके सामने प्रस्तुत करें। अपने विद्वान लोग उसमें प्रकाश डालेंगे। एक गीत और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे जो गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको आप प्रतिकूल मत दीजिएगा। वो निगेटिविटी बहुत सारे जो है हो सकता है निगेटिविटी आए शुरू में, लेकिन जिस चीज के लिए दिखा है मैंने जो अपना अनुभव है उस पर लिखा हुआ है। तो सीख न पाया स्वयं संवरना, सीख न पाया स्वयं संवरना, किंतु बिखरना सीख रहा हूँ, किंतु बिखरना सीख रहा हूँ। जीवन जी कर देख लिया है, जीवन जी कर देख लिया है। अब तो मरना सीख रहा हूँ, अब तो मरना सीख रहा हूँ। नियमों की है कठिन कसौटी, नियमों की है कठिन कसौटी,
समझौते कुछ हैं अनचाहे, समझौते हैं, समझौते कुछ हैं अनचाहे। कहीं सरलतम मार्ग सुलभ है, कहीं सरलतम मार्ग सुलभ है। कुछ है भटकाते चौराहे, कुछ है भटकाते चौराहे। असफलता हूँ मैं ही जीकर, असफलता हूँ मैं ही जीकर, आज उभरना सीख रहा हूँ, आज उभरना सीख रहा हूँ। जीवन जी कर देख लिया है, जीवन जी कर देख लिया है। अब तो मरना सीख रहा हूँ, अब तो मरना सीख रहा हूँ। खूब गुनाह है अब तक मैंने, खूब गुनाह है अब तक मैंने, संबंधों का ताना बाना, संबंधों का ताना बाना। अब विघटन की दुविधाओं से, अब विघटन की दुविधाओं से, है मुश्किल खुद को समझाना, है मुश्किल खुद को समझाना। उजियारों से, उजियारों से अंधियारों में आज ठहरना सीख रहा हूँ, आज ठहरना सीख रहा हूँ। जीवन जी कर देख लिया है, अब तो मरना सीख रहा हूँ, अब तो मरना सीख रहा हूँ। अगली पंक्तियां हैं। हो न कदाचित इस दलदल में, हो न कदाचित इस दलदल में, अपनी नैया खेलने वाला, अपनी नैया खेलने वाला। चंद दिनों में मिले न शायद, चंद दिनों में मिले न शायद, कोई कंधा देने वाला, कोई कंधा देने वाला। विश्वासों की जली चिता पर, विश्वासों की जली चिता पर, खुद को धरना सीख रहा हूँ, खुद को धरना सीख रहा हूँ। जीवन जी कर देख लिया है, अब तो मरना सीख रहा हूँ। अब इसके प्रत्यय से ये लिखा है। हो सकता है संगी साथी, हो सकता है संगी साथी, कोई अपने साथ नहीं हो, कोई अपने साथ न होगा। हो सकता है संगी साथी, कोई अपने साथ न होगा, कोई अपने साथ न होगा। देने को आशीष कदाचित, देने को आशीष कदाचित, सर पर कोई हाथ न होगा, सर पर कोई हाथ न होगा। तप कर जल कर, तप कर जल कर, सोने जैसा, तप कर जल कर, सोने जैसा, स्वयं निखरना सीख रहा हूँ, स्वयं निखरना सीख रहा हूँ। जीवन जी कर, जीवन जी कर देख लिया है, जीवन जी कर देख लिया है, अब तो मरना सीख रहा हूँ, अब तो मरना सीख रहा हूँ। और धन्य हुआ आप लोग सारे मेरे आमंत्रण पर, और जिन्होंने जो इस सारी व्यवस्था की है उनको पुनः नमन बंधन मंच को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन जीकर देख लिया है, अब तो मरना सीखना। दादा आपको बहुत बहुत बधाई।
जिसने मरना सीख लिया उसने जीवन को अपने उद्धारित कर ही लिया। कुछ तालियां दादा के लिए। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ श्रीमती सुधा शुक्ला जी के वक्तव्य को लेकर। चट्टान सी स्त्री उपन्यास रचयिता घनानंद पांडे नेक। उनका कथन यूं है, मैं पढ़ता हूं। श्री घनानंद पांडे मेघ जी द्वारा लिखित उपन्यास चट्टान सी स्त्री उनका प्रथम उपन्यास। यद्यपि वो अब तक गीत, गजल, मुक्तक, कहानी, संस्मरण इत्यादि विविध विधाओं में लेखन कर चुके हैं तथा बहुभांति प्रशंसित एवं पुरस्कृत भी हुए। मैंने उस उपन्यास को एक ही दिन में पढ़ लिया। मुश्किल काम होता है लेकिन उन्होंने किया। मैंने उस उपन्यास को एक ही दिन में पढ़ लिया क्योंकि इसके प्रारंभ ने जो उत्सुकता जगाई उसे अंत तक साधे एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत कथ्य ने बनाए रखा। लेखक ने एक अत्यंत संवेदनशील विषय को सुदृढ़ता से थामे रखा है। ये कथा देशभक्ति से ओतप्रोत पर्वतीय क्षेत्र की चट्टान सी सहनशील और संघर्षशील स्त्रियों की है, जो साधन विहीन विकट परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य, संस्कृति एवं मान मर्यादा से च्युत नहीं होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीय सेना की सेवा करने वाले रणबांकुरों के साथ खड़ी रहती है। इसी क्रम में लेखक ने साधन विहीनता के कारण वहां से हो रहे सतत पलायन को भी रेखांकित किया है। लेखक ने यह भी दर्शाया है कि आपसी एकता के अभाव में तथा ऊंच नीच इत्यादि संकीर्ण मानसिकता के कारण भारतवर्ष को सदियों तक परतंत्रता का सामना करना पड़ा। अंत में कहती हैं, इस उपन्यास में आपसी संबंधों की भावभीनी प्रस्तुति का कुशलता पूर्वक निर्वाह किया गया है। प्रकृति वर्णन भी अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। उपन्यास लिखने में एक ठहराव है। वैचारिक स्तर उच्च कोटि का है। कथोपकथन एवं स्वयं से संवाद की सहज शैली में संपूर्ण कथा चलती है। विश्वसनीयता ढंग से प्रस्तुत घटनाक्रम उपन्यास को गति प्रदान करने के साथ साथ तथ्य को भी पुष्ट करता है। पर्वतीय क्षेत्र की भारत के वीर सपूतों के जीवन की इस आदर्शवादी कथा में एक गहरी वेदना की अंतर्धारा भी बहती है। लेखक की हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है। दादा बोल रहे थे कि वो ने हिंदी लिखना या बहुत ज्ञान नहीं, वे इस बात की तस्दीक कर रही हैं इसमें कहते समय। लेखक की हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है, कहीं भी शैथिल या विषय से भटकाव नहीं है। जटिल विषय वस्तु को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए लेखक को बहुत बहुत बधाई और सादर प्रणाम। श्रीमती सुधा शुक्ला, विशेष सचिव, सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश सचिवालय, बहुत और विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है। व्यंग्य की बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। गद्य में भी और पद्य में भी उनके कई संग्रह आ गए हैं। बहुत ही सम्मानित हैं आदरणीय अंजू दीदी। श्रीमती अंजू शर्मा जी को बुलाने के पहले मैं उनकी एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, एक पंक्ति कहना चाहता हूँ। देखिएगा व्यंग्य कैसा रहता है उनका, क्या बात होती है। जैसे लोग कहते हैं कि बिटिया तो गाय होती है, तो देखिए वो कैसे कहती है बात को अपनी। कहते हैं कि मैं गाय नहीं हूँ, किंतु मेरी चमड़ी भैंस की तरह मोटी भी नहीं, मेरी चमड़ी भैंस की तरह मोटी नहीं। ऐसी प्रतिक्रियावादी लेखन की धनी आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा जी को आप लोगों की करतब धुन के सहारे बुलाना चाहता हूँ। एक बार तालियां दीजिए आदरणीय श्रीमती अंजू शर्मा। मंच को नमन करती हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि और सभागार में भाई बंधु बहन हैं, उन सबका मैं नमन करती हूँ, अभिवादन करती हूँ।
मैं भाई धनानंद पांडे मेघ जी को हृदय से बधाई देती हूँ कि इतनी अच्छी गीत गंगोत्री और इतना संवेदनशील उपन्यास लिखने के लिए चट्टान सी स्त्री नाम सुनकर ही हृदय में उस स्त्री का अक्ष बन जाता है कि कैसी होगी वो स्त्री और एक दर्द का आवरण आपको के सामने आ जाता है। बस मैं 2 शब्दों में मुझे बोलना नहीं आता, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, जरूरी है। आज आदरणीय धनानंद पांडे मेघ जी की 2 कृतियां लोकार्पित हुई, चट्टान से स्त्री और गीत गंगोत्री। चट्टान से स्त्री एक कर्मठ संघर्षशील विधवा की कहानी है जो ऋषि गौतम की अभिशापित अहिल्या नहीं है, जो ऋषि गौतम की अभिशापित अहिल्या नहीं है। वह स्त्री को पति के शहीद होने के बाद उसके अधूरे कार्यों की पूर्णावृत्ति के लिए संकल्पित है। यह कर्मठ संघर्षशील दृढ़ निश्चयी भी है। यह कर्मठ संघर्षशील दृढ़ निश्चयी भी है जो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन चट्टान से अडिग खड़ी होकर करती है। ऐसी संघर्षशील वीरांगना की व्यथा कथा का वर्णन सहृदय संवेदनशील विद्वान धनानंद पांडे जी ने अति सरलता पूर्वक की है। जिन स्त्रियों के पति देश सेवा के लिए या जीविकोपार्जन के लिए या विपरीत परिस्थितियों से हार कर पलायन कर जाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में स्त्रियां परिवार को विभिन्न कठिनाइयों, अभावों एवं दुखद परिस्थितियों से निकालने की अथक परिश्रम कर कठिन संघर्ष करते हुए अपना जीवन समाप्त कर देती हैं, अपना सर्वस्व होम कर देती हैं। लेकिन क्या इन्हें भी कोई याद करता है? क्या इनके लिए भी कोई पुरस्कार निर्धारित है? नहीं। सीमा पर देश के लिए लड़ने वाले वीर योद्धाओं को मरणोपरांत शहीद से अलंकृत किया जाता है। देश समाज उन्हें आदर पूर्वक देखते हैं और याद करते हैं, लेकिन क्या इनके शेष रह गए कर्मों को क्या इन महिलाओं को कोई याद कर पाता है? इनके शेष रह गए कार्यों को निष्ठापूर्वक करने वाली, अपने संपूर्ण जीवन को तिल तिल कर होम करने वाली नारियों को क्या कोई याद कर पाता है या उन्हें कोई सम्मान दिया जाता है? यह हमारा दुर्भाग्य है। सहृदय मेघ जी ने इस उपन्यास में यह ज्वलंत प्रश्न उठाया है कि समाज या हमारे सामाजिक पुरोधाओं से इस विसंगति पर सोचने की अपील की है। मेघ जी की तीसरी कृति 12वीं कृति गीत गंगोत्री है, जिसमें 114 विभिन्न भावों के गीत समाहित हैं। मेघ जी कोमल भावों के कवि है, साधक हैं, विचारक हैं। इस पुस्तक में देश प्रेम, कीर्ति प्रेम, वात्सल्य, माता पिता के प्रति आदर भाव देखने को मिलता है। आदर भाव, सम्मान एवं लोक रंजना प्रचुर मात्रा में विराजमान है। इनके गीतों में कहीं प्रेम की दिखेगा, अगर मैं सच कह रही हूँ, इनके गीतों में प्रेम की मंदाकिनी है तो कहीं वात्सल्य का सरोवर, कहीं देशभक्ति की नदी है तो कहीं प्रकृति प्रेम का लालित्य, कहीं दर्द की कशिश है तो कहीं दया करुणा का अथाह सागर, कहीं आस्था का निस्सीम व्योम है तो कहीं भक्ति की पराकाष्ठा। अद्भुत है कविवर धनानंद पांडे में। कुल मिलाकर मेघ जी के गीत गंगोत्री एक दर्पण है, जिसमें आप हम इन भावों का अनूठा समन्वय देख सकते हैं। अंत में मैं मेघ जी को बधाई देती हूँ और इनके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करने के साथ साथ निरंतर इनकी लेखनी चलते रहने का ईश्वर से विनती करती हूँ।
आज के लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष बहुत अच्छे संस्कार श्री अशोक कुमार पांडे अशोक जी, गीतों के राजकुमार, समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी, गद्य पद के बहुत अच्छे साहित्यकार साहित्य भूषण परमादरणीय डॉक्टर अशोक शर्मा जी, आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे भाई श्री सुनील कुमार वाजपेयी जी, इस समारोह के बहुत अच्छे संचालक, बहुत अच्छे गजलकार श्री माधव वाजपेयी जी, और हमारे अत्यंत प्रिय अनुज, बहुत अच्छे साहित्यकार, गीतकार, अत्यंत प्रिय हमारे डॉक्टर घरान पांडे मेघ जी, और आदरणीय दोनों नवीन जी, आवारा नवीन और नवीन शुक्ला जी, बहुत ही योगदान इनका कार्यक्रम में रहा, और उपस्थित भाइयों में आज श्री घनारायण पांडे मेघ जी के 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है। हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं। श्री घनारायण पांडे मेघ जी बहुत अच्छे साहित्य साधक हैं, और उनकी जितनी कृतियां हैं उनकी तपस्या का फल है। उनकी सभी रचनाओं में हम देश प्रेम, सामाजिक चिंतन और मानवता से ओतप्रोत पाते हैं, लेकिन कभी कभी जब सामाजिक अन्याय वो देखते हैं तब उनका मन विद्रोह भी कर उठता है। श्री घनारायण पांडे जी का कंठ बहुत अच्छा है। हम सब लोग जो है उत्सुक रहते हैं हमेशा कि उनसे कुछ सुना जाए। बहुत शुभकामनाएं उनको देते हैं, उनके यश में वृद्धि हो, और इसी प्रकार उनकी कलम चलती है। श्री घनारायण पांडे जी का जीवन एक संत के समान है। हम लोग सचिवालय परिसर में ही थे, और अक्सर हम उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में जाया करते थे। हमने उनको हमेशा उपस्थित पाया, और हमेशा वो काम करते रहते थे। ये नहीं है कि कहीं घूम रहे, बहुत सारे हमारे साथी लोग घूमा करते थे इधर उधर दोस्तों के साथ, कहीं खा पी रहे हैं, कहीं दफ्तर से 2-3 घंटे गायब हो गए, लेकिन कभी भी पांडे जी में ऐसी आदत नहीं रही। हमेशा अपने सीट पर बैठे रहते थे, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ तो वो थे ही। कभी उनकी कोई शिकायत भी किसी अधिकारी ने, किसी उनके साथी ने नहीं की। एक बात और, वो ऐसी जगह पर रहे, हमने देखा कि ऐसे विभागों में रहे जहाँ पर अतिरिक्त जो है कुछ जो है आमदनी की भी व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो हमेशा उससे दूर रहे। कभी भी उन्होंने जो है उसकी ओर उनका कोई आकर्षण नहीं रहा। आबकारी विभाग में रहे कभी, लेकिन वो बिल्कुल ड्राई ही थे, तो उनसे कोई मतलब नहीं। कितने लोग मिलने आते थे, सब लोग बोतल ही वहाँ लेकर के आते थे, लेकिन ना उन्होंने खुद लिया और न किसी को दिया नहीं। किसी देने के लिए ले लेते, ये भी नहीं था। इस तरीके के हमारे घनारायण पांडे जी रहे, बहुत ही चरित्रवान, बहुत ही सिद्धांत पर। जिस सिद्धांत पर कहीं भी कोई आँच आ जाए तो वो फिर, अभी हमने बताया कि जो सामाजिक अन्याय को देख करके इसे उनमें विद्रोह भाव आ जाता था, उसी प्रकार ये कोई सिद्धांत की बात आ जाती थी, फिर उनको मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बहुत सिद्धांतवादी और चरित्रवान, और यही कारण है कि उनका जो परिवार है बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी थे। और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के उत्थान में उनका बहुत योगदान रहा, और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का प्रतिनिधित्व बहुत ही अच्छे ढंग से हर जगह उन्होंने किया। संस्थान में उनका आभारी है। हम उनको बहुत ही शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, परिवार से सुखी रहे। उनकी कुछ पंक्तियां जो है पढ़ करके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा एक कविताओं का सीरियल बनाया गया था, साहित्य संहिता। तो साहित्य संहिता के 120 एपिसोड जो थे
वो प्रसारित हुए थे DD-UP से। तो उसमें पांडे जी ने एक शीर्ष गीत लिखा। तो वो शीर्ष गीत जो है पद्मश्री माननीय अवस्थी जी ने गाया था। तो उसकी कुछ पंक्तियां हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका गीत का शीर्षक भी साहित्य सरिता है। जिंदगी आज फिर मुस्कुराने लगी, जिंदगी आज फिर मुस्कुराने लगी, दिव्य साहित्य सरिता सुहाने लगी, छंद की बांसुरी मनमोहरी गजल, गीत की कोकिला गुनगुनाने लगी। आसमां में धवल चंद्रमा की तरह सत्य साहित्य संगीत भाने लगा, जिंदगी में जरूरी लगे सूल भी, जिंदगी में जरूरी लगे सूल भी, आज जीना हमें खूब आने लगा, लोग मिलते गए कारवां बन गया, यह खुशी चांदनी सी नहाने लगी, दिव्य साहित्य सरिता सुहाने लगी। इसको माननीय अवस्थी जी ने गाया था, लेकिन दूसरा गीत उनका है। बस कुछ लाइनें दो गीतों की पढ़ के हम अपनी बात समाप्त करते हैं। मन होता है बतियाने का, कभी कभी फिर मन होता है बच्चा बनकर तुतलाने का, कभी कभी फिर मन होता है बच्चा बनकर तुतलाने का, अवसर मिल जाए फिर ऐसा अम्मा से कुछ बतियाने का, अवसर मिल जाए कुछ ऐसा अम्मा से कुछ बतियाने का। निर्मल मन था निश्चलता थी, उगते सूरज सा था बचपन, निर्मल मन था निश्चलता थी, उगते सूरज सा था बचपन, तन था नूतन कलिकाओं सा, छवि ऐसे थी जैसे दर्पण, रंग बिरंगे सुमनों के संग मन होता है मुस्काने का, अवसर मिल जाए फिर ऐसा अम्मा से कुछ बतियाने। एक तीसरे गीत की कुछ पंक्तियां, ये गीत लिखेंगे शीर्षक से नूतन गीत। नहीं, दूसरा ये गीत का शीर्षक है चूड़ियों से कहो, खनखनाती हुई चूड़ियों से कहो, इस तरह से नहीं खनखनाया करो, खनखनाती हुई चूड़ियों से कहो, इस तरह से नहीं खनखनाया करो, छमछमाती हुई पायलों से कहो, इस तरह से नहीं छमछमाया करो। उपवनों में सुमन मुस्कुराने लगे, भनभनाते भ्रमर पास आने लगे, प्रेमियों के युगल हैं प्रफुल्लित सभी, खूब खुशियां मिलन की मनाने लगे, चार पर कुकती कोयलों से कहो, इस तरह की धुनें मत सुनाया करो, छमछमाती हुई पावलों से कहो, इस तरह से नहीं छमछमाया करो। हम पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनकी कलम चलती रहे और उनके यश में वृद्धि हो और परिवार से सुखी और प्रसन्न रहे। करता हूँ आए और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी। आदरणीय श्री विजय जी को प्रणाम, अमृत मंच को प्रणाम। घनानंद जी ने उपन्यास लिखा है चट्टान सी स्त्री। 1673 से 1760 के बीच में एक कवि हुए थे घनानंद, और मशहूर। आज ये दूसरे घनानंद। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। बौद्धिक क्षमता बहुत है, मेहनती बहुत है, साहित्य से जुड़े हुए हैं।
नाम सुंदर और आकर्षक है। घन आनंद, आनंद उसमें है। और उनको सुनिए तो बरसात में जैसे मेघ मल्हार होता है, ऐसे ही मेघ जी। पुस्तक का नाम है चट्टान से स्त्री। गीता में अध्याय 10 के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्त्री के 7 गुण बताए। ये गुण है कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा। स्त्री चट्टान सी कब होती है? जब धैर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तभी चट्टान सी होती है। तो इसमें जो आपकी पुस्तक है, इसमें स्त्री खुद भी कहती है कि हम मेहनत करते हैं चट्टान से लेकर। तो अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा। इसका अवसर का थोड़ा शायद लाभ उठा रहा हूं। रामायण में एक पंक्ति है, शूद्र गंवार ढोल गंवार शूद्र को सुनाई। बहुत ज्यादा विवादित पंक्ति। अब आप ये सोचिए, ये सुंदर कांड में है। उसी सुंदर कांड में है जब हनुमान जी विभीषण को अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं, प्रात ले जे नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा। तो क्या तुलसीदास जी कह गए हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से सुबह हनुमान जी का नाम लेने से खाना नहीं मिलता? वो तो एक कथावाचक है, कथा सुना रहे हैं। अगर कहीं सड़क पर 2 आदमी दौड़ रहे, एक आदमी गाली बक रहा है, अगर मैं आगे बताता हूँ कि वो आदमी ऐसी ऐसी गाली बक रहा था, तो गाली मैं थोड़ा ही बक रहा हूँ। तो वो था, समुद्र था, जान के भय से कुछ नहीं करा। अच्छा, महाभारत, जब गीता की बात हुई है, रामायण की बात हुई है, थोड़ा सा 2-4 पंक्तियों में एक बात और कहूंगा, महाभारत क्यों छूट जाए। महाभारत में एक प्रसंग है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। अब इसको बहुत लोग बहुत तरह से लेते हैं, लेकिन आप एक चीज सोचिए, कुछ स्कूलों में मास्टरों के ऊपर पाबंदी होती है कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, है ना। अब द्रोणाचार्य को राजाश्रय में थे, उनके ऊपर ये पाबंदी थी राज्य की तरफ से कि वो राजपुत्रों के अलावा किसी को भी ये धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं देंगे। अब एक व्यक्ति उन राजपुत्रों के सामने ही कह रहा है कि आपने मुझे सिखाया है, आप हमारे गुरु हैं, तो उस व्यक्ति की तो जान जा सकती थी। वो राजपुत्र जब लौट के कहते कि ये इन्होंने उनको भी सिखाया है, तो राजा तो कोई भी दंड दे सकता था। उसके बाद उन्होंने उनका केवल अंगूठा लिया, वो चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, केवल अंगूठा लेकर के बात को खत्म किया। तो ये एक बात है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कवि जो होता है वो भले ही गद्य लिखे, पर कविता छूटती नहीं, भावनाएं वैसी रहती। आप देखिए, आप लिखते हैं, ये पृष्ठ 21 है इनकी किताब का, मनुष्यों की भांति कल्पनाओं और सपनों की भी दुनिया हुआ करती है।
कल्पनाओं के अनुरूप ही मानव सपनों के सागर में गहराइयों तक गोते लगाता है, ये कभी लिखिएगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी जगह सास और बहू, ये कहानी जो है असल में शमशेर एक व्यक्ति है जो शहीद हो चुका होता है युद्ध में। उसकी पत्नी ये सास है और उसका एक पुत्र है विक्रम, और फिर विक्रम भी चला जाता है युद्ध के मैदान में, सिपाही हो जाता है। और उसके बाद विक्रम का पुत्र जो है वो भी जाकर के युद्ध में शहीद हो जाता है। तो वो सास जो है वो उसकी बहू जो है उदिता, उससे वो जो बातें कहती है, तो उदिता कहती है कि आप अपने को अनपढ़ करती हैं किंतु बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हैं। सास क्या कहती है कि खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता बहू, गुणना पड़ता है। ये बात कभी नहीं लिख सकता। और देखिए, एक जगह वो लिख रहे हैं वर्ष 50 का, हारना भी कितना सुखद होता है। आप सोच सकते इतना तो सुखद होता है, हारना भी सुखद होता है। हाँ, हारना सुखद होता है, अपनों से हारना सुखद होता है। कोई पिता जब अपने पुत्र से हार जाता है तो सुखद होता है, कोई माँ जब अपने बच्चे से हार जाती है तो सुखद होता है। तो उन्होंने लिखा है हारना भी कितना सुखद होता है। उसके बाद देखिए कि वो स्त्री जो है उदिता, जो बहू है, वो कहती है उसको चूड़ियां पहनाने वाला आता है गांव में, पहाड़ के गांव में, वो पहाड़ के गांव है, तो पहाड़ के गांव में चूड़ियां पहनाने वाला आता है। तो वो उदिता कहती कि देखो भाई चूड़ियां टूटे नहीं, ये सुहाग की निशानी। तो वो कहता है, चूड़ी वाला कहता है कि भाई आपके हाथ इतने कड़े हैं, हम क्या करें, चूड़ियां टूट जाती है। तो उदिता क्या कहती है कि हम लोग कुदाल फावड़ा चलाती हैं, घास काटना, धान कूटना, गेहूं पीसना, चक्की में हमारे हाथ हथौड़े होते हैं भैया, और हम स्वयं चट्टान सी स्त्रियां होती हैं। हम स्वयं चट्टान सी स्त्रियां होती हैं, सीमा में जवान दुश्मन का सीना चीरते हैं, भेजते हैं, और हम धरती का सीना चीरते हैं। ये और अच्छा देखिए, एक चीज और है, कवि जब गद्य लिखता है कहीं ना कहीं कविता आ ही जाती है, वो बच नहीं पाता उससे। तो देखिए वो लिखते हैं कि दूर गए फिर साजन बेरहन हुई उदास, दूर गए फिर साजन बेरहन हुई उदास, तन ठहरा यहाँ अकेला, मन है उनके पास। ये छोटा 4 पंक्तियां लिखी है उन्होंने। तो ये जो उनका लेखन है, अच्छा भाषा जो है उनकी बहुत प्रवाहमयी है, और कवि की भाषा प्रवाहमयी होती है, क्योंकि जब प्रवाहमयी होती है तभी वो पद्य लिख पाता है, कविता लिख पाता है। तो कवि की भाषा में प्रवाह तो होता ही है ना, उसमें गीत स्वयं आ जाते हैं। तो अब देखिए इसके पुस्तक के अंत में, अंत कहाँ करते हैं वो, कि शहीदों की पत्नियां हैं हम, मर मर कर जी लेती, शहीदों की पत्नियां हैं हम, मर मर कर जी लेती हैं, अमृत बोते नित्य धरा पर, किंतु जहर भी पी लेती, अमृत
इत्यादि धरा पर, किंतु जहर भी पी लेती हैं। कर्तव्यों के हवन कुंड में आहुतियां हम भी देते, कर्तव्यों के हवन कुंड में आहुतियां हम भी देती हैं, मर मर कर भी जी लेती हैं। और देखिएगा लाइने की अपनी पीड़ा सह लेने को अधर स्वयं के सी लेती है, अपनी पीड़ा सह लेने को अधर स्वयं के सी लेती हैं, मर मर कर भी जी लेती हैं। शहीदों की पत्नियां हैं हम, मर मर कर भी जी लेती हैं। उम्र हमारी बीता करते 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 सतत प्रतीक्षा। आदमी जाता है, पता नहीं कोई 2 साल में लौट के आता है, कोई 3 साल में लौट के आता है। उम्र हमारी बीता करती करते करते सतत प्रतीक्षा, तत्पर रहते जीवन भर ही दे को हर कठिन परीक्षा। आशाओं की लहरों में ही नैया अपनी खे लेती हैं, मर मर कर भी जी। ये इतने सशक्त हस्ताक्षर हैं हमारे धनंजय जी, गद्य के तो है ही। आज इन्होंने उपन्यास लिखकर ये कहते कि पहला उपन्यास है, लेकिन मैंने इनका लिखा हुआ गद्य पढ़ा है और जगह। गद्य बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत सशक्त हस्ताक्षर हैं, और ईश्वर से मेरी कामना है कि वे इसी प्रकार साहित्य को समृद्ध करते रहे। धन्यवाद। संस्कृत निष्ठ इतनी अच्छी शैली, इतना अच्छा काव्य सौष्ठव उनके अलावा कहाँ सुन सकते हैं, कहीं नहीं सुन सकते। तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े विनम्र भाव से उनको बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी भावनाएं प्रकट करें। आदरणीय श्री अशोक पांडे अशोक। आज के इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर और श्रेष्ठ उपन्यासकार, जिनका गद्य और पद्य दोनों में ही समान अधिकार रखने वाले विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अशोक शर्मा जी, और हमारे विशिष्ट अतिथि जिनकी मुझ पर बड़ी कृपा रहती है, डॉक्टर दिनेश चंद्र बस्ती जी, जो एक श्रेष्ठकार हैं, चाहे दोहे लिखे, चाहे कुंडलियाँ लिखे, सब में आपके बड़े ही सुधीरे और पहले पेड़ होते हैं, और राज कर्मचारी संस्थान के पूर्व करता रहे। मैं इनको नमन करता हूँ बहुत। और आदरणीय श्रेष्ठ कवित्री श्रीमती अंजू शर्मा जी, जिनसे मैं बहुत परिचित हूँ, जिनके गीतों से, जिनकी रचनाओं से मैं और सुनील अवस्थी जी, जो इस कार्यक्रम के करता कमलेश जी का प्रभाव और आज जिनकी 2 कृतियों का लोकार्पण हुआ, एक उपन्यास और बहुत अच्छी वाणी वंदना परमादरणीय डॉक्टर सोमदेव जोशी, और हमारे जो संचालन के कुशल संचालन हमारे छोटे भाई, जो मेरी प्रशंसा थोड़ा भी अतियुक्तपूर्ण कर देते हैं, भाई मोहन वाजपेयी माधव जी, और हमारे समक्ष उपस्थित समस्त श्रेष्ठ कवित्रियों, कविकार हमारे उपस्थित सभी ने मैं
परिचित हूँ, सब मुझसे परिचित है। अब नाम लेना मेरे लिए थोड़ा सा समय भी बहुत अधिक हो गया, समय जबकि वो समय समाप्त हो गया, तो वो अतिरिक्त समय चल रहा है, उसमें मैं सबको नमन करता हूँ। और देखिए घनानंद पांडे नेग जी, जैसा कि अभी ने कहा, डॉक्टर अशोक शर्मा जी ने एक घनानंद बहुत पहले थे, दीर्घकालीन कवि, वो भी पीड़ा के ही कवि थे, मगर वर्तमान में हमारे परम आदरणीय डॉक्टर घनानंद पांडे मेघ जी, इन्होंने भी पीड़ा का वर्णन किया। और मगर दोनों की पीड़ा में बहुत बड़ा अंतर है। अगर जो आप देखें, दोनों की पीड़ा में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो आपकी पीड़ा है वास्तव में वास्तविक है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। इस पुलिस के निवासी है पर्वतीय क्षेत्रों के, जहाँ पर अधिकांश लोग अपने बेटों को, यहाँ के अधिकतर लोग सेना में जाते हैं, और सेना में एक एक परिवार के सभी भाई सेना में होते हैं, और कभी कभी दुर्घटनावश लड़ाई में उनकी जान भी जाती है और शहीद हो जाते हैं। तो जब उनका मतलब शव घर आता है, तो उसमें मानिए उसकी पुत्री, एक पत्नी और बच्चा। अब जब वो बात अलग है कि बहुत सर्वोच्च कार्य किया, उसमें कोई दो राय नहीं। देश के लिए जिन्होंने प्राण दिए उनके वंदना होनी चाहिए, मगर उसके पश्चात जो उनका परिवार है, किस कारण वो जीवन यापन करता है, किस कारण माँ पर पहाड़ों पर रहने वाली दूर दूर खेती, कैसे खेती संभालती है अपनी, और कैसे अपने मतलब यथार्थ चित्रण आपके इस उपन्यास में हुआ है। और जिसका मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे नहीं कहा था कि भावभूति कब हुए हिंदी संस्कृत के बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने उत्तरराम चरितम उनका एक नाटक है, और उसमें देखिए सबसे बड़ा जो करुण रस की वेदना उसमें जितनी व्यक्त की है भावभूति ने, उतनी शायद अन्य मतलब इतना करुणा से युक्त, इतना सुंदर वर्णन आज तक हमने और अन्य कवियों में बहुत हुए हैं। तो वही जो वेदना वो है, वो केवल वो मेघ जी की कृतियों में हमें दिखाई पड़ती। उपन्यास में भी एक स्त्री का, महिला का, जिसका शहीद हो गया और जिसका पति, और उसके बच्चों को पालना, खेतों को देखना, कठिन परिश्रम करना, वो सब इसमें यथार्थ रूप में चित्रित हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो होता ना, सब कवि की मूल भावना होती, जो भी कवि हो, चाहे जयशंकर प्रसाद को ही लीजिए, वो चाहे वो उपन्यास लिखे, चाहे नाटक लिखे, चाहे खंड काव्य लिखे, चाहे उनका महाकाव्य लिखे, सब में उनको भारतीय अतीत के गौरवपूर्ण इतिहास को कितना उत्कर्ष करके समाज के सामने रखा। ठीक वही लगभग मेघ जी की एक भक्ति भावना प्रबल भरी है। इसमें एक कृति ही इनकी पूरी वाणी वंदना पर आधारित है, और दूसरी की जितनी भी मतलब अन्य कृतियां हैं, सब में चित्रण, भक्ति भावना, वंदना, तो ये सब इनकी एक ही बिंदु पर आधारित है, देश प्रेम पर आधारित है, सभी चित्रण पर आधारित है, सब विश्व बंधु पर आधारित है। अपनी बात जो है बेबाक ढंग से कहने में बड़े एक कुशल है आप, क्योंकि मैंने हिंदी कृति पहले से देखी नहीं, इसी समय मुझे प्राप्त हुई, तो इसलिए मैं अब पढ़ूंगा, इसका अध्ययन करूंगा। तो इनके गीत मैं सुनता रहा हूँ, और जो तादाद, जो रस, जो लोकोत्तर आनंद की अनुभूति आपके गीतों में है, चाहे वो चित्रण हो, चाहे भक्ति भावना हो, चाहे देश प्रेम हो, उसी के मूल कवि है। और बहुत जो कुछ भी लिखा है कि भक्तकाल को क्यों ये कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, क्योंकि उस समय जो भी रचनाएं लिखी गई वो अमर रही, शाश्वत रही, और आज भी ये मतलब सब भक्तकाल के कवि पढ़ाए जाते हैं मूल रूप। आज भी देखिए तुलसीदास हैं, सूरदास हैं,
जायसी हैं, कबीर हैं, कहाँ मतलब सबकी अपनी अलग अलग महत्ता है। तो वो ठीक वही जो धनानंद पांडे जी रचनाएं करते हैं, चाहे गद्य में लिखे चाहे पद्य में लिखे, वो शाश्वत है, सदैव रहने वाली है, किसी युग में फीकी नहीं पड़ सकती है और कभी उनका मूल्य खबर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पांडे जी की इन दो कृतियों के लिए। और मैं अब इन कृतियों का अध्ययन करूंगा तो उसमें जो भी भाव हमारे होंगे तो मैं लिखित रूप में चेतना साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं वो, और बहुत ही लाडले गीतकार हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। हम सब साहित्य जगत में उनका बड़ा आदर से नाम लेते हैं। आज से लगभग 15 साल पहले जब मैंने उनका एक गीत संग्रह पढ़ा था तो 2 पंक्तियां मुझे बहुत छू गई थी। वो ये थी कि तेरा कहीं तो नहीं रे उपमान, तेरा कहीं तो नहीं रे उपमान, तो जाने किस धातु की बनी, और तेरा रूप रंग दोनों द्युतिमान, तो जाने किस धातु की बनी। आपको बताओ इतने विद्वान व्यक्ति हैं, इतने अच्छे गीत लिखते हैं, इतनी बड़ी संस्था के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन उनमें कहीं कोई घमंड नहीं है, कोई दिखावा नहीं। इतने सज्जन, इतने सीधे, इतने सरल व्यक्तित्व हैं कि मुझे लगता है कि कहना पड़ता कि न जाने वो किस धातु के बने हैं कि इतने सहज और इतने सरल रह लेते हैं वो। हम आदरणीय डॉक्टर शिवभजन कमलेश जी को बुलाना चाहते हैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और आप लोगों की करतब ध्वनि के साथ एक बार उनके सम्मान में तालियां दीजिए। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं, बड़े आदर के साथ मैं आवाज देना चाहता हूँ आदरणीय शिवभजन कमलेश जी को आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब। आज के ये साहित्य कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश्वर सिंह जी और ये आ गई है चौथे पद की, ये जो कुछ बोलते रहे वो ना बोल गए, बचाएगी स्मरण के तो ये आज का ये कार्यक्रम देखो मैं सूचना जी के आए और ये हालांकि उन्होंने जो पुस्तक में छुट्टी दी थी इसको मैंने बीच में पढ़ा। जब ज्यादा बोला जाता तो क्या उसको बचाते हुए मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा। ये धनानंद नेहरू जी की जब पहली पुस्तक आई गीतों की तो मजा कहने की हम पढ़ी गए गायनानंद पांडे लेगी और उनका गीत में बोलते तो दिखाई दे रहा है पीछे देख रहे थे उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की का अपरिहार्य से जुड़े अनेक सुनाम भाई बहनों से मेरा जीवन अधिक परिचय था। उन सभी की एकजुटता तथा आदरणीय डॉक्टर दिनेश्वर सिंह जी को आदरणीय
डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा अवस्थी जी एवं उनके सहयोगी मित्रों श्री अनंत प्रकाश तिवारी जी, डॉक्टर अनिल प्रकाश खरे जी, श्री विजय त्रिपाठी जी, वाजपेयी जी, शोभा दीक्षित भावना जी, मानस मुखर्जी, आनंद पांडे जी आदि के कुशल नेतृत्व में भव्य और दिव्य शास्त्रीय कार्यक्रम होते रहे और वर्तमान में भी हो रहे हैं, जिसका साक्षात प्रमाण आज का ये लोकार्पण कार्यक्रम आपके सामने मेघ की गीत गंगोत्री मेघ की गीत गंगोत्री या रंगीन काव्य कृति है। जो विविध भावभूमि पर लिए गए 113 गीतों को फिल्म करके प्रथम गीत मात्र स्तवन का है, शेष गीत विभिन्न विषयों पर आधारित है, जिसमें अपनत्व भाव, मातृशक्ति, राष्ट्र प्रेम, पापाचार, रूप प्रसोट, छल कपट, अवहेलना, स्नेह संबंध, पुरुषार्थ, मन की विकट, पर्यावरण सुधार, सामान्य समस्या आदि विषयों पर मैं जिले गहनता से विचार कर गीतों में अपनी भूमिका करती हूँ। सहज सरल भाषा में लिखे गए सभी गीत अपनी आत्मा के अनुसार खुश, संप्रेष और भावसमता से आपूर्ण। मैं इस कृति का हृदय से स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि ये पाठकों के बीच निश्चय समापित और उपयोगी से उनके इस साहित्यिक अवदान की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ और उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बात को सौर में संघर्ष आगे बात कि थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा अतीत को कि मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की गोष्ठियों में विगत मैं राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के गोष्ठियों में विगत 2002 से 2002 के आसपास जाता था और धीरे धीरे कुछ कवि मित्रों, कवयित्री बहनों से परिचय हुआ। संभवतः मेरे राष्ट्रीय सृजन कर्म में से कुछ भाई बहन प्रभावित हुए और धीरे धीरे परिचय के बीच हमारी चेतना साहित्य परिषद की गोष्ठियों के बीच उनके सहभागिता होने लगी। इसलिए मेघ जी के गीतों की पांडुलिपि द्रव्य लेखनी का पहले लेखनी का की पांडुलिपि इस निवेदन के साथ आई कि मैं इसे देखूं और भूमिका लिखूं। ये 28/11/2003 भूमिका छवि। अब उस भूमिका के पीछे बातें रही होगी। इस क्रम में डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना जी के 2 गीत संग्रह पिघलती आकाश गंगा जो 2006 में भूमिका में ली और अच्छा मैं कहीं बाहर नहीं जिनको जानों में किया गीतों की और विगत 3 सितंबर 2024 को हिंदी संस्थान में तो ये इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है कि मेरा जुड़ाव से राहत प्राप्त है। और ये क्या बात है कि गोष्ठियों में आते जाते सुनते जब उनकी पांडुलिपि आई मेरे समक्ष मैंने उसको पढ़ा और अपेक्षा थी कुछ मैंने लिखा और इसके बाद ये इतना भावुक हुए कि मुझे अपना गुरु मानना है। मेरे प्रथम गुरु ये अनेक जी हैं। इसके बाद भावना जी की बात आई
उनकी जो पहली कृति आई उसका नाम पांडु पारिजात पढ़ी, घर भी आई तो आई। तो अपने ये बात देखा उसके बाद ये आग्रह हुआ कि उनका भी मैं बन दिया आपको देखे उनका में देखी और तब वो बैठी थी पास में बजा रही आई भी और उनका जब पढ़ते पढ़ते ये बीच में कहीं भाव इनकी भावता में अगर मैं बोल रहा हूँ इन्होंने मेरा 40 वर्ष और मुझे अपना गुरु माना है। बंद गया लेकिन कहीं ऐसा बता भाई दोनों में देख निकट है और वो स्थिति आज तक बरकरार है। तो और ये विशेष बात ये वो शिक्षकों का सम्मान भी या गुरुओं का सम्मान से जुड़ा हुआ नाटक का तो इसमें भावना जी ने सम्मान तो वक्ता के साथ मैं आगे बढ़ता नहीं होगा लेकिन मेरा आशीष है कि ये दोनों साथ जुड़े हैं उनका कल्याण के विषय में जब भी कोई बात हो कोई बात ये संकोच से कहें और मैं कथा समझता भावता के क्षण में आप सबने मुझे कहता आज मेरी सलाह जल्दी जल्दी करता है ऐसा कर देना होना चाहिए और एक अपनी बात भी कही मैं दोनों को अपनी भावना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आश्विन मास है कुआर का। जब आप एक हफ्ते बाद कभी गांव की गलियों से गुजरेंगे तो काश के सफेद फूल दिखाई पड़ेंगे और जब आप आसमान की तरफ ताकेंगे तो झक सफेद बादल दिखाई पड़ेंगे, मेघ दिखाई पड़ेंगे। और आप अभी जो कृतिकार जी हैं उनका मुखमंडल देखिए, केश राशि देखिए, पर उन्होंने सोचा कि वो मेघ पूरी तरह से विदा हो, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ये लोग गुनगुनाने लगे। उसके पहले वे प्रवास से लौटे और ऐसा धमाका कर दिया कि जब अगले साल मेघ आएंगे तब तक आपको इन मेघ की आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। मैं अधिक न कह के मुझे तो माइक मिल जाए तो फिर क्या कहना है, लेकिन मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि मुझे आभार व्यक्त करना है। तो आभार हर व्यक्ति इस मुद्रा में है कि वो आभार व्यक्त करे आपके प्रति कि आपने तो ये आपका स्नेह है कि मुझे 2-3 बार अवसर उधर दिया कुछ लोगों के अनुपस्थित के कारण, और ये मुझे लगा
कि वो एक बार मुझे और माइक पर बुलाना चाहते हैं, तो मैं बहुत बहुत आभार आप सबकी उपस्थिति का, अपने बड़े भाई की तरफ से, और उन्हें भी आभार आप सबकी तरफ से कि उन्होंने साहित्य के भंडार में 2 अनमोल मोती रखे हैं, जिनका हम लोग पारायण और अनुशीलन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।